सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, जिसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में एसएच सीरीज 2025-26 को किसने जीत लिया है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। देखो पहले हम समझे एसएच सीरीज के बारे में। तो क्रिकेट की एक सीरीज है, नाम से पता होगा आपको। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली सबसे पुरानी टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। इनके बीच होती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। ये 5 टेस्ट मैचेस की ये एक सीरीज होती है और याद रखना हर 2 साल में एक बार होती है। अभी जो 2025-26 वाली हुई 21 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी, अभी 8 जनवरी 2026 को ये खत्म हो गई। कहां पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। एक बार ऑस्ट्रेलिया, एक बार ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन, ऐसे होती रहती है। तो अभी वाली ऑस्ट्रेलिया में हुई है और इसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑस्ट्रेलिया ने 35वीं बार जीता है इसको, सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे मिशेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस सीरीज की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि पहली बार इसको खेला गया था 1882 में, तब इंग्लैंड में खेला गया था और इसको तब भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न आप मार्क करेंगे। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं और मैं आपसे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न ही पूछ रहा हूं। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। अब जैसे मैं बीच बीच में आपसे होमवर्क प्रश्न आपको देता हूं, कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, अब मैं कुछ ऐसे प्रश्न भी बीच में डाला करूंगा जो कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे, उसी प्रश्न से संबंधित। और वो पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद पूछूंगा। अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको पीछे दे चुका हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इससे ये पता चलेगा कि आप लेक्चर को कितना ध्यान से सुन रहे हो। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी कि यार ध्यान से सुन लूं, ध्यान से पढ़ लूं। सटाक से एक प्रश्न मेरे सामने आ जाएगा जो कि इससे संबंधित एग्जाम में आया हुआ प्रश्न होगा। कम से कम एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को तो आप ध्यान से पढ़ोगे। अब कुछ इसी तरह की क्रिकेट की कुछ इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं अभी 2025 में जो हुए थे। देखो, एक हमने रणजी ट्रॉफी पढ़ी थी, ये सारे इसके एडिशन लिखे हुए हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा किसने जीता और किसको हराया। विदर्भ ने जीता था, केरल को हराया था। दुलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन ने जीता था, साउथ जोन को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता, विदर्भ को हराया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीता, पहली बार जीता, हरियाणा को हराया था। ईरानी कप विदर्भ ने जीता था, शेष भारत को हरा करके। और सीके नायडू ट्रॉफी को पंजाब ने जीता था, मुंबई को हरा करके। ये सारी की सारी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफीज है हमारी। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आज वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो भी आने वाला है। और कल मैंने आप लोगों से बिहार दरोगा के लिए कहा था कि भाई टॉपिक वाइज चलेगा क्या, टॉपिक वाइज डाल दूं? तो आप लोग सब सहमत हो, टॉपिक वाइज डाल दो। और उसमें भी मैंने आपसे पूछा था कि वन लाइनर में डालूं या थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दूं। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत डिटेल चलेगा, क्योंकि आजकल जरूरी नहीं जैसा प्रश्न होता है वैसा उठ के आ जाए, थोड़ा आगे पीछे से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो कोशिश करूंगा आज ही आपको शाम तक वीडियो मिल जाए, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सड़क निर्माण के लिए बायोबिटामिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसका उत्तर होगा भारत। और भारत है इसलिए डबल इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो भारत रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अब बायोबिटामिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। पहले बिटुमिन को आप समझो। बिटुमिन एक चिपचिपा काला पदार्थ होता है जो कच्चे तेल से मिलता है। सिंपल सा आपको समझाऊं तो डामर आपने देखा है, डामर से रोड बनते थे। बचपन में आपने डामर को हाथ में भी लिया होगा, गोल गोल गोलियां बनाई होगी जिससे सड़क बनती थी। काले काले ड्रम में उसको पिघलाते थे रोड किनारे, वो बिटुमिन है। वो एक पेट्रोलियम उत्पाद है। पर अब हम उसके स्थान पे बायोबिटामिन लेकर के आए हैं। आप कह सकते हो ये बिटुमिन का इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है, एक विकल्प है जो कच्चे तेल की बजाय पौधों और कृषि अपशिष्टों से बनाया जाता है। तो उसकी जगह बायोबिटामिन का इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा साहब? तो सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो यही होगा, बायोबिटामिन बनाने में पारंपरिक बिटुमिन के मुकाबले ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन काफी कम होता है। उसके अलावा ये कृषि अपशिष्टों से बनता है, तो इससे किसानों को फायदा होगा। वो अपना कृषि का कचरा हमें बेच देंगे, मतलब कंपनियों को बेच देंगे, उसके बदले में उनको पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी वो जलाते ही थे उसको, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। जो पराली जलाते थे उससे क्या होता है, एक तो किसानों को कोई फायदा नहीं है, पर्यावरण में प्रदूषण और फैलता है, तो वो भी नहीं होगा। तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखेंगे भैया, सड़क निर्माण के लिए बायोबिटामिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा भारत। अब यहाँ पे देखो, कुछ सड़कों से ही संबंधित प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। एक याद रखना, भारत और मोरक्को को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है।
और 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 हमने 12 से लेकर 18 मई तक मनाया था। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया था? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और किस एक्सप्रेसवे पे भारत का सबसे लंबा पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर बना है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया यूपी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 44 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया था। इसकी लंबाई है 11.96 किलोमीटर। और आज हमने बायो बिटुमिन वाला प्रश्न पढ़ा है ना। देखो, बायो बिटुमिन से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं। ये देखो यहाँ पर, भारत की पहली बायो बिटुमिन नेशनल हाईवे ये कहां पर बनाई गई थी? ये महाराष्ट्र के नागपुर में बनी थी। लेकिन इसकी खास बात क्या थी? केवल 1 किलोमीटर का जो हिस्सा था वही इससे बनाया गया था, नेशनल हाईवे 44 पर, नागपुर महाराष्ट्र में। और हमने एक करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा था। और आपको बताता हूं, अभी 2025 में ये एक एग्जाम हुआ था, बिहार का एग्जाम है, ये बिहार में हुआ था। और वहां पे देखो ये सेम प्रश्न उठ के आ गया था। अब इसका उत्तर आप लोग देंगे। इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशा वन मोबाइल यूनिट, मतलब एक मोबाइल वैन है, इसको किसी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, अभी उन्होंने कैंसर की जल्द पहचान करने के लिए आशा वन नाम से एक मोबाइल वैन को शुरू किया है। इसमें आधुनिक मशीनें हैं इस वैन के अंदर ही। इसमें डॉक्टर भी होंगे जो शहरों से दूर गांव-गांव जाकर के लोगों की जांच करेंगे, ताकि उन्हें कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता चल सके, जिससे समय रहते इलाज शुरू हो सके और जान बचाई जा सके। और अभी इस वैन का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जी ने। कहां से? गांधीनगर, गुजरात से ही। तो अगर फायदे की बात करें तो अब लोगों को डॉक्टर के पास शहर तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो दूर गांव में रहते हैं, क्योंकि ये मोबाइल वैन खुद गांव जा जा करके उनकी जांच करेगी, जिससे समय रहते इलाज शुरू हो सके और लोगों की जान बच सके। ये वैन पहियों पर चलने वाला एक छोटा अस्पताल की तरह है। छोटा अस्पताल ही हो गया, हॉस्पिटल ऑन व्हील आप कह सकते हो। और ये जो वैन है, इसमें इस तरह की मशीनें रखी हुई है कि ये 10 प्रकार के कैंसर की जांच कर सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा हमें तो याद रखना है, इसका नाम है, पर्टिकुलर नाम है आशा वन मोबाइल यूनिट। ये शुरू किया अभी गुजरात ने। मुख्य उद्देश्य है कैंसर का शीघ्र पता लगाना, मतलब जो फोकस है इनका कैंसर के ऊपर है। अब यहाँ पे कैंसर से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, फिर गुजरात भी लेकर के चलूंगा। देखो, वर्ल्ड कैंसर डे आपको पता है 4 फरवरी को होता है। इसी तरह से कैंसर से संबंधित 2-3 दिवस और होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला है। एक होता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को, और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। और भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन आई थी, उसका नाम है सर्वावेक। सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। और लास्ट टाइम बजट में कहा गया था कि 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को इसके जो टीके हैं वो मुफ्त में लगेंगे। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म iOncology.ai को लॉन्च किया था। और कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? सवेरा। और कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका, जिसका नाम है एंटेरोमेक्स, इसको डेवलप किया रशिया ने। आईआईटी मद्रास ये भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस इसने लॉन्च किया था। और भारत ने 2026 में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण अभी शुरू किया। यह भी हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था। कहां पर? विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये तो आपको याद हो गई थी। तो ये तो कैंसर से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब गुजरात में आपको लेकर के चलता हूं। तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया। पशु है एशियाई शेर। वृक्ष है बरगद का। पुष्प है गेंदा। यहाँ का नृत्य में बात करेंगे, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। वंसडा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है। और सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर उकाई बांध है, ताप्ती नदी पर कडाना बांध है, माही नदी पर दांतीवाड़ा बांध है, यहाँ पर बनास नदी पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये गुजरात से स्टैटिक भी हमने देख लिए। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, बुक वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट बुक है। बुक का नाम क्या है? अग्नि सरसुल्लो विकास सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये बुक का नाम है। और अभी इसको किसने लिखा है ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा यरला गड्डा लक्ष्मी प्रसाद, इनका नाम है। तो बुक का नाम है अग्नि रसुल्लो विकास सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू। और लिखा किसने है? यरला गुड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने, जो कि पूर्व संसद सदस्य और विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है ये जो बुक है उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर ही लिखी है। इसका अर्थ हो गया, बुक का अर्थ हो गया अगर समझाऊं मैं आपको, तो अग्नि से भरे जल में कमल खिलता है। ये बुक के शीर्षक का अर्थ हो गया अगर मैं आपको समझाऊं तो।
इसमें उन्होंने बताया कि कैसे प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कठिनाइयों और संघर्षों से उठकर भारत की सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी बनी है। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग भी काफी चर्चा में रही है, जिस तरह से इसका नाम काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसकी लॉन्चिंग भी काफी इंटरेस्टिंग रही। कैसे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बुक की जब भी लॉन्चिंग होती है तो किसी बंद कमरे के अंदर होती है, लेकिन इसकी जो लॉन्चिंग है एक पेड़ के नीचे हुई है। और लॉन्चिंग किसने की है? एक सफाई कर्मी है, लक्षम्मा उनका नाम है, उनके द्वारा ही इसकी लॉन्चिंग की गई, जो कि आंध्र यूनिवर्सिटी में सड़कों की सफाई करने वाली एक महिला सफाई कर्मी है। उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, तो बुक का नाम आप तो ध्यान रखना, लेखक का नाम ध्यान रखना, और इसको लॉन्च किसने किया वो भी मैंने आपको बता दिया। कुछ बुक्स एंड ऑथर से ही संबंधित प्रश्न आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो, एक बुक आई थी जिसका नाम है द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, इसको लिखा टी शिवानंद ने। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, इसको हमारे जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान ने लिखा। महात्मा गांधी और पर्यावरण को टीएन खोशू ने। विंग्स ऑफ वेल्लोर को स्वप्निल पांडे, और डिफरेंट बट नॉ लेस को अनुपम खेर ने। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमीश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इंडिया इनसाइड पाकिस्तान, इसको लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों ने। द राइस ऑफ द हिटमैन को आर कौशिक ने। एम एस स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया को प्रेमबद्ध जयकुमार ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन एस एन अहमद ने। टू द सेवन जनरेशन को डॉक्टर वी आई माथन ने। सौमित्र चटर्जी एनिस वर्ल्ड को संगमित्र चक्रवर्ती ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को पंकज मिश्रा ने। माई बिलव्ड लाइफ को अमिताभ कुमार ने, और स्पीकिंग विद नेचर को रामचंद्र गुहा ने। आपको याद है अभी हमने देखा था 53वां जो वर्ल्ड बुक फेयर है 2026 में जो हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कतर है और फोकस कंट्री है स्पेन। ये 2 नॉवल और याद रखना। अभी बुकर अवार्ड मिला था 2025 का, हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है डेविड सजेले, इनकी नॉवल फ्लैश के लिए। और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड बानू मुश्ताक को मिला था, जो कि भारतीय हैं, इनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए, जो कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा बास्ती ने। ठीक है, तो सब बातें ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज कुमार गुप्ता को। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अभी जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। और इस तरह से उन्होंने जस्टिस गुहानथन नरेंद्र का स्थान लिया, जो भी रिटायर्ड हो गए। अच्छा, एक और हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट है, उसके लिए अलग से प्रश्न नहीं बना रहा हूं, यहीं पे बता रहा हूं। सिक्किम हाईकोर्ट, सिक्किम हाईकोर्ट में भी अभी चीफ जस्टिस बन गए हैं, नाम है ए मोहम्मद मुश्ताक। और अगर आपको याद हो, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, 3-4 जगह पे नए चीफ जस्टिस बने थे, वो भी आप रिवाइज कर लो। जैसे पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने थे संगम कुमार साहू। ये हाईकोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनते हैं ना, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट स्टेट वालों के लिए रहते हैं। जैसे कि पटना वाले याद रख लेंगे। केरल हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने थे सोमेन सेन। मेघालय हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने थे रेवती प्रशांत मोहिते डेरे। और झारखंड हाईकोर्ट, अब ये झारखंड वाले याद रखना, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए भैया आपके महेश शरद चंद सोनाग। और आज हमने उत्तराखंड और सिक्किम का देखा। और हाईकोर्ट की बात करते हैं, पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स कवर करेंगे। हाईकोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। टोटल कितने हाईकोर्ट है? 25 है। 25वां कौन सा है? नवीनतम अमरावती हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट में पहली महिला जज पूछे तो अन्ना चांडी रही थी, केरल हाईकोर्ट से थी। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस पूछे तो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से थी। उसके अलावा जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, आर्टिकल 217 के अनुसार। और उनको शपथ दिलाते हैं राज्य के गवर्नर, आर्टिकल 219 के अनुसार। उसके अलावा हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? 215। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बना है रांची में। अच्छा, ऊपर तक यहाँ तक मैंने स्टैटिक जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जहां प्रश्न पूछे गए वो कराए। अब मैं आपको करंट अफेयर्स वाले प्रश्न बता रहा हूँ। एक ही याद रखना, क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। और मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना था सिक्किम हाईकोर्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर शुरू हुआ था? केरल के कोल्लम में। और अभी कल ही पढ़ा है हमने, केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस 2026। अभी इसका ये तीसरा एडिशन हुआ। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। जिसका उद्घाटन किया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी ने। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाषा भाषा ये सभ्यता की अंतरात्मा है, ये उन्होंने कहा। और इस सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य क्या रहा? भारतीय भाषाओं को संरक्षित करना, उनका अध्ययन करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। अब सम्मेलन से संबंधित प्रश्न है, तो चलो कुछ सम्मेलन ही आपको, कुछ समिट से आपको रिवाइज करवा दें। देखो, अभी 150वां जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ था उज्बेकिस्तान में, और ये प्रश्न अभी एग्जाम में आ भी चुका है। नाटो समिट अभी हुआ था हेग नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक हुई नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन यह भी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। समुद्र वित्त शिखर सम्मेलन यह भी नई दिल्ली में हुआ। और तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज का आयोजन हुआ तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 ये हुई थी जेनेवा में। INC मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी। आप ध्यान दोगे, जब भी मैं कोई भी टॉपिक पर आपको रिवीजन करवाता हूँ, चाहे वो अवार्ड्स हो गया, चाहे समिट हो गया, निधन हो गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूँ और बार बार रिपीट करता हूँ। भाई अभी तो जैसे साल का एंड हो चुका है, 2025 का साल का एंड हो गया, तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। अब मान लो मेरे पास सबमिट सी जो इंपॉर्टेंट अगर सेलेक्ट करके बताऊं तो कम से कम 40-50 अगर सबमिट होगी तो एक साथ तो मैं कराऊंगा नहीं, तो मैं 10-10 के सेट बना लेता हूं। तो 10-10 के सेट में शीट्स में रिपीट करता रहता हूं। अभी नोटिस करोगे, आप रेगुलर रहे होंगे, तो जब भी लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले सबमिट वाला प्रश्न आया होगा तो अलग शीट थी, आज अलग शीट है। तो इसीलिए कहता हूं रेगुलर रहने को, चीजें रिपीटेशन में आती रहेंगी। अब आप यकीन नहीं मानोगे, ये शीट तो मैंने एक बार तैयार कर दी ना, अब ये रिपीट होती रहती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये ऊपर ही ऊपर वाला प्रश्न अभी ये मेरे को आइडिया नहीं है, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने बताया था, ये प्रश्न एग्जाम में आया था। और जिसमें से एक और मुझे ध्यान है, ये एक था बिम्स्टेक वाला, कहाँ गया, ये बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन वाला। ये प्रश्न अभी शायद EMRS का कोई एग्जाम हुआ था, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स में सबमिट से। ये तो वो है जो मुझे मालूम चल जाते हैं, आप लोगों के थ्रू ही मालूम चलते हैं, बाकी और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, मैं शीट बदल बदल के आपको रिवाइज करवाता रहता हूं, लेकिन रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप पेपर का धुआं धुआं कर दोगे, वरना आपका धुआं निकल जाएगा रेगुलर नहीं रहोगे तो। ये सत्य बात है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी जानते हो 10 जनवरी को मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। अच्छा, अगर बात करें कि 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उसी की याद में हम 10 जनवरी को मनाते हैं। और इस पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने। और अभी 2006 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ही 10 जनवरी को हर साल ये दिन मनाने की घोषणा की थी। अच्छा, ये तो हमने देख लिया पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था। आपने कहा 10 जनवरी 1975 को, कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में। अगर मैं पूछूं आखिरी बार विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पे मनाया गया था और कौन सा संस्करण है, तो 12वां संस्करण था, 2023 में मनाया था आखिरी बार। कहां पर? फिजी देश में, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये तो हमारा हो गया विश्व हिंदी दिवस। एक भारत में भी हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। वो कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। लिपि थी कौन सी? देवनागरी लिपि, इसीलिए 14 सितंबर को ये दिन मनाते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये राजभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखना आर्टिकल 343 है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ध्यान में रखना इसको। और हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आप जानते हो 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 थी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस वाला प्रश्न था, उससे संबंधित सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको दे दी है। अभी जनवरी में कौन कौन से दिवस हमने मनाए वो हम देखेंगे। अब देखो, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। एक तो आप बताएंगे राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के, एक तो आपको बताना है राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अभी मैंने आपको बताया। और ये एक और आपके लिए होमवर्क प्रश्न आ जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कौन सी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। अब ये मैं जो प्रश्न आपसे बीच बीच में पूछ रहा हूं ना, मैं आपको बताया क्या कि आप कितना ध्यान से लेक्चर पढ़ रहे हो,
वहीं से प्रश्न निकलते हैं एग्जाम में। अब ये तो करंट अफेयर्स नहीं है, ये स्टैटिक बन रहे, और स्टैटिक उस प्रश्न से, उस करंट अफेयर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक है मैं आपको साथ में बताता हूँ, वहीं से स्टैटिक निकल जाते हैं। तो ये आपके अवेयरनेस को चेक करेगा कि अभी अभी मैंने पढ़ाया और अभी अभी मैंने आपसे हाथों हाथ एग्जाम का ही प्रश्न पूछ लिया, इसलिए दिखाता हुआ भी चल रहा हूँ। क्योंकि एक तो बोलना अलग हो जाता है, एक दिखाना अलग हो जाता है। दिखाने में आपको लगेगा हाँ यार सही कह रहे हैं, बोलने में हो सकता है लगे अरे यार होगा ठीक है। अब आप अपनी एक्यूरेसी चेक करो, आपको वापस पीछे बैक में न जाना पड़े देखना, उत्तर लगाओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा अगला नहीं देखेंगे, अपन को रिवाइज करना है अभी। जनवरी के डेज रिवाइज कर ले। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे था, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में कौन शामिल हुआ है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में शामिल हो गया है। मतलब ये भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करेगा, ये इसका मतलब हो गया। और मैत्री 2 की अगर बात करते हैं तो ये अंटार्कटिका में, आपको पता होना चाहिए, भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा, जो 2029 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आप देख लो, अभी तक अंटार्कटिका में हमारे पास 3 रिसर्च सेंटर बन चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक सबसे पहले बना था दक्षिण गंगोत्री 1983 में, लेकिन अभी ये वर्किंग स्टेज में नहीं है। दूसरा बना था मैत्री 1989 में, और एक तीसरा बना था भारती 2012 में। अभी ये 2 ही वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो इन पे प्रश्न भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, देख सकते हो आप। और अब जो ये मैत्री अनुसंधान केंद्र है जो 1989 में बना था, ये भी काफी पुराना हो चुका है। तो इसीलिए अब एक नया हम बना रहे हैं मैत्री 2 नाम से ही। अच्छा, इस मैत्री जो जहां पर ये रिसर्च सेंटर है मैत्री, इससे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान में रखना कि ये एक पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, जिसे शिर मारकर ओएसिस कहा जाता है। इस मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील है, उस झील का नाम इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में आता है। प्रियदर्शनी झील इसका नाम है, हो सकता है आपने भी कई बार सुना उसका नाम, एग्जाम में आता है ये। ये तो अंटार्कटिका की हमने बात कर ली। वैसे आर्कटिक में भी हमारा एक रिसर्च सेंटर है और उसका नाम है हिमाद्री, 2008 में बना था वो। अच्छा, अंटार्कटिका की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या नाम है? माउंट विंसन मैसिव। और अंटार्कटिका का एक्टिव वॉल्केनो भी याद रखना माउंट एरेबस है, जिसे जो कि रॉस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखना। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सरस मेला, या इसी को आप राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला भी बोल दो, दोनों एक ही बात है। और अभी 2026 में इसका आयोजन अभी 6 जनवरी को शुरू हुआ था, 18 जनवरी तक चलेगा। 28वां संस्करण है ये इसका। कहां पर हो रहा है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है इसका? महिला स्वयं सहायता समूह का आर्थिक सशक्तिकरण करना। इसमें सभी राज्यों से 300 महिला कारीगरों ने हिस्सा लिया है। और आपको बता दूं, इसका जो लास्ट टाइम एडिशन हुआ था 2025 में, 27वां एडिशन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इस पे प्रश्न आ चुका है, अभी लास्ट टाइम ही पूछा गया था, आप देख सकते हो। देखो यही पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सरस मेला 2025 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। उस समय तो इसकी थीम भी थी, इस बार इसकी कोई थीम वगैरह नहीं आई है। मध्य प्रदेश की पुलिस के एग्जाम में आया था ये। तो वेन्यू आपसे पूछा था, वेन्यू उसका नई दिल्ली था, नई दिल्ली में हुआ था वो। और अभी वाला देखो, इसने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कौन सा किस साल वाला, इसने संस्करण पूछ लिया, एडिशन। तो मैंने आपको एडिशन भी बता दिया, अभी 28 नंबर का एडिशन है। अगर वो साल नहीं पूछे तो एडिशन से याद रखना है कौन सा संस्करण है, किसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। 2026 वाला 28वां एडिशन कहाँ पर हुआ? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पे महोत्सव में ऐड कर देता हूँ, इसके लिए अलग से प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे नाम से क्लियर है ये तो। कलिंगा राष्ट्र महोत्सव कहाँ पे मनाया गया होगा? उड़ीसा में मनाया गया होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से लेकर 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है। अब मेलों की बात है, राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला हम बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो चर्चा में रहते हैं, हमेशा करंट अफेयर्स में बने रहते हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी आपने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, ये कहाँ पर हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में। चलो एक होमवर्क प्रश्न यहाँ पे भी डाल रहा हूँ मैं आपके लिए। आप मुझे बताना कि अभी इसका कौन सा संस्करण हुआ और इसमें थीम स्टेट कौन है? 2 हैं, दोनों के नाम बताओ। पार्टनर कंट्रीज भी बता देना कौन कौन है। बाकी सरस मेला जम्मू कश्मीर, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, माघी मेला पंजाब, माघ मेला प्रयागराज, झींगा मेला पंजाब, लक्की मेला राजस्थान के सीकर में, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर, श्रावणी मेला देवघर झारखंड, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख, अंबुबाची मेला असम, मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला ये
कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान, नौचंडी मेला मेरठ, सोनपुरी मवेशी मेला बिहार, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 ये हुआ था नई दिल्ली में, माधवपुर मेला गुजरात, और 27वां सरस आजीविका मेला ये देखो 2025 वाला है। अब इसको हम एडिट कर देंगे, ये हट जाएगा। अब हम 2026 की बात करेंगे, जो 28वां संस्करण है, ये हुआ गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा बंगलुरु है। तो अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में बंगलुरु टॉप पर है। मतलब पहले स्थान पे बंगलुरु है, फिर चेन्नई है, फिर पुणे को रखा है। तो बताता क्या है ये इंडेक्स? नाम से पता चल रहा है कि कौन सा शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल यानी कि सेफ्टी, बेहतर शिक्षा यानी कि एजुकेशन और अच्छी नौकरी के मौके, करियर ऑप्शन और काम करने के लिए सहयोगी जगह है यानी कि इंक्लूसिव वर्क प्लेस के बारे में बात करता है। तो उसी हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें पहले स्थान पे बंगलुरु को रखा गया है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास में आप देखोगे तो केवल ये 10th वाले प्रश्न को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ऊपर 9 प्रश्न थे, वो सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी सही, इनसे ही कई बार प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए। और आज एक नई में इस तरीका कह दो, नई पहल कह दो, कुछ भी कह दो, जो कहना है कह दो, वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको समझ में आ गया ना? प्रश्न पढ़ाऊंगा, जो भी मुझे जानकारी देनी होगी वो दूंगा। उसके बाद उससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूंगा। वो प्रश्न आपके एग्जाम में ही आया हुआ प्रश्न होगा। वैसे तो बीच बीच में कभी भी कुछ भी मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, वो सिलसिला तो चलता ही रहेगा, उसको बंद नहीं करेंगे। लेकिन ये दिखा करके भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ताकि थोड़ी सी एक्टिवनेस आपकी ओर से भी बढ़े, आपको पता लगे हाँ यार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कई बार बच्चों के साथ होता है, सुनने में इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब चीजें दिख जाती है ना, और एग्जाम नीचे लिखा हुआ होता है कि भाई ये इस एग्जाम में प्रश्न, एग्जाम वाला प्रश्न है, ये तो आना चाहिए मुझे। और अभी अभी बता करके भी निपटाऊंगा मैं आपको। मतलब मैं बताऊंगा उस प्रश्न में आपको उसी के बारे में, और फिर प्रश्न पूछूंगा, ताकि एक्टिवनेस आपकी पता लगे यार अभी भी बताया है, और अभी अभी मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा, देख लूं चलूं मैं, नहीं आ रहा मतलब यार ध्यान नहीं है फिर आपका क्लास में। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि अभी वीकली भी आपको मिल जाएगा, आज संडे है तो। और बाकी डेली की क्विजेज, वीकली की क्विजेज, पीडीएफ वगैरह सब आपको क्रिक एग्जाम पे मिल रही है। बाकी आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके, आप पीछे न रह जाओ। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और सपोर्ट जरूर कीजिएगा प्लीज अपने इस चैनल को, मुझे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। मैं आप लोगों के लिए पूरी जान लगा रहा हूँ, 100%। जितना मैं कर सकता हूँ उससे 1 पॉइंट ज्यादा कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बस इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन अभी किया गया केरल में। फिर पूछा डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है तमिलनाडु। फिर पूछा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा कर दी अमेरिका ने। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का शुभंकर क्या है? उदय। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश है? तो आंसर होगा कतर। और किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग दिया गया? राजस्थान। और किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया? AK बाला सुब्रमण्यम। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को किसने पंखुड़ी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? तो आंसर होगा IIT बॉम्बे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।